हेलो एवरीवन। आज का मेरा वीडियो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके मैकेनिज्म्स कितनी तरह के होते हैं, ये किन कंपाउंड्स में होता है और कौन सा मैकेनिज्म किस कंपाउंड में फॉलो किया जाएगा। तो ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए, इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिस पर ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये सब्स्टिट्यूएंट भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और जब इस सब्स्टिट्यूएंट को किसी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से अगर हम रिप्लेस करें और उस रिप्लेसमेंट से ये जो नया कंपाउंड बनता है और आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो निकल गया, मैंने इसको L से शो किया है। L इज फॉर लीविंग ग्रुप, तो ये हो जाएगा हमारा लीविंग ग्रुप, ये हो जाएगा अटैकिंग ग्रुप, ये है वीक न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर देन दिस, ठीक। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वीक न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इससे जो पिछले वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस पिछले, उनमें मैंने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था आपके साथ डिटेल में, और उससे रिलेटेड कुछ नेम रिएक्शंस भी डिस्कस की थी। तो अब हमारा एम्फेसिस रहेगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। क्या अंतर है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? अंतर यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि जो ये एरोमेटिक रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और अटैक हो रहा था इलेक्ट्रोफाइल का, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज थी वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के ऊपर अटैक कर रही थी, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डायरेक्ट आपकी रिंग के ऊपर हो रहा था। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी वहां पर अटैक हो रहा था। तो वहां इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था और सब्स्टिट्यूट हो रहा था एक हाइड्रोजन एटम, यानी कि लास्ट स्टेप में H+ आयन निकल जा रहा था और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमारा जो लिविंग ग्रुप है, जो निकलने वाला ग्रुप है, वो खुद एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ग्रुप है और उस पर अटैक भी न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, दोनों ही हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अबव एंड बिलो द रिंग। इस वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो प्रेफरेबल इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही होती हैं। इसके अलावा ये कुछ कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करते हैं, जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एन एरोमेटिक रिंग बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होना चाहिए, वो भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। तो जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगा हुआ है उसको किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना ही एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। इसको मैं सिंपल सी चीज से समझाऊं, आप याद कीजिए क्लोरोबेंजीन को। तो क्लोरोबेंजीन में
बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा रहता है। यदि हम उस क्लोरीन एटम को हटाकर उसकी जगह पर OH लगाएं या NH2 लगाएं तो ये हो जाएगा कि एक पुराने न्यूक्लियोफाइल को हटाकर नया न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने लगा दिया, और इसी को हम कहेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो इतनी भी आसान नहीं हैं। This reaction does not take place under normal conditions due to the following reasons. दो strong reasons हैं जिनकी वजह से aromatic nucleophilic substitution easily नहीं होता है। वन बाय वन मैं उन पर डिस्कस करूंगी। पहले मैं ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। इस स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि ये एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। ये लीविंग ग्रुप हैलोजन एटम भी हो सकता है, ये डाइएजोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये जो लीविंग ग्रुप है ये या तो हैलोजन एटम या डाइएजोनियम क्लोराइड या कोई और लीविंग ग्रुप या वीक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि लीविंग ग्रुप के ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से चूंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो रिंग का कार्बन है जिस पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच इन तीन स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर हम इस लीविंग ग्रुप को हटाना चाहें और उसकी जगह नया न्यूक्लियोफाइल लगाना चाहें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अगर ये जुड़ा होता तो हटाना आसान होता, बट इस बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण इसको हटाना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, पर हाँ मुश्किल काम है। तो जो पहला रीजन हम दे रहे हैं वो है द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द की एटम। Since these electrons take part in the delocalization with the pi electrons of the ring, therefore the bond between leaving group and aromatic ring develops some double bond character. So the leaving group cannot be replaced easily. ये तो हुआ पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है ये भी देख लें। ये है दूसरा रीजन कि जो एरोमेटिक रिंग होती है उसमें हम जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है रिंग के ऊपर और नीचे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है और एरोमेटिक रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो ये जो एरोमेटिक रिंग का जो इलेक्ट्रॉन रिच बिहेवियर है वो न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ आने से रोकेगा, शील्ड करेगा या अपोज करेगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगेगा और इस रिपल्शन की वजह से ये रिएक्शन मुश्किल हो जाती है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि होती क्या है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है पहले से, जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक करवाएंगे तो वो यहाँ लग जाएगा और वीक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। आइए और बात करते हैं इस बारे में। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ही करवाई जा सकती है। अंडर माइल्ड कंडीशंस ये रिएक्शन नहीं होगी। और ड्रास्टिक कंडीशन में क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर दोनों ही हाई होने चाहिए, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है। 4 प्रकार के मैकेनिज्म से हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को होता हुआ देखते हैं। 4 तरह से ये होनी पॉसिबल है। पहला मैकेनिज्म है ARSN2। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा AR मतलब एरोमेटिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर बाइमोलिकुलर। इसी मैकेनिज्म का दूसरा नाम है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसके अलावा सेकेंड मैकेनिज्म है बेंजाइन मैकेनिज्म।
ये जो बेंजाइन मैकेनिज्म है इसका दूसरा नाम है एलिमिनेशन एडिशन। इस रिएक्शन का है एडिशन एलिमिनेशन और इस रिएक्शन का है एलिमिनेशन एडिशन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस रिएक्शन में पहले कुछ ना कुछ ऐड होगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, निकलेगा, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर पहले कुछ एलिमिनेट होगा और फिर कुछ ऐड होगा एंड देन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है ARSN1 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये एक अलग तरह का मैकेनिज्म है। और चौथा है SRN1 दैट इज सब्स्टिट्यूशन रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। यहाँ रिएक्शन में कहीं ना कहीं कोई रेडिकल इन्वॉल्व है, फ्री रेडिकल। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म कब कब और किन किन कंपाउंड्स के अंदर फॉलो किया जाता है। तो पहला मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था ARSN2। ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है ARSN2। ये एराइल हैलाइड्स के ऊपर होता है ये मैकेनिज्म। तो जब आपका एरोमेटिक कंपाउंड एराइल हैलाइड होगा और उसके ऊपर एल्कली की रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा ARSN2। ठीक, तो ये जितनी भी क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, यहाँ मैंने एक एग्जांपल एल्कली का लिया है। एल्कली के अलावा भी हम दूसरे न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं। तो NH2 भी ले सकते हैं और भी कई न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं यहाँ पर। तो जब क्लोरोबेंजीन या किसी भी हेलोबेंजीन की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से करवाते हो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो ये रिप्लेसमेंट हो जाता है हेलोजन का इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। तो ये रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की रिएक्शन, राइट। यहाँ टेम्परेचर हाई है, प्रेशर भी हाई होगा। राइट, ठीक है। तो ये हुआ क्लोरोबेंजीन से फिनोल का बनना। सेकेंड मैकेनिज्म जो मैंने बात की थी वो है बेंजाइन मैकेनिज्म। ये एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म है। तो ये कब होगा? ये भी हो तो क्लोरोबेंजीन में ही रहा है, लेकिन जब क्लोरोबेंजीन या किसी और एराइल हैलाइड की रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि पोटेशियम एमाइड या सोडियम एमाइड से करवाते हैं, तब ये ऊपर वाला मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है, ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम एमाइड और सोडियम एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया वी गेट एनिलीन। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? आप देखिए यहाँ पर जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ था उसी कार्बन पर OH लगा हुआ है, लेकिन इस वाले मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के प्रोडक्ट्स मिले हैं तो दोनों ही एनिलीन, लेकिन पहले वाले में हम देख रहे हैं कि NH2 ग्रुप उसी कार्बन पर लगा है जहां से क्लोरीन हटा है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और जो दूसरा मैकेनिज्म है उस दूसरा प्रोडक्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि NH2 वहां लगा हुआ है जो कि इस कार्बन की ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। ये ऑर्थो पोजीशन है, जहां से क्लोरीन निकला उस कार्बन पर NH2 नहीं है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। तो इसको कहते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से मिलने वाला प्रोडक्ट, एक सिने सब्स्टिट्यूशन से मिलने वाला प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म में दोनों के अंतर है। इसका नाम बेंजाइन मैकेनिज्म इसलिए पड़ा क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से जो इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट का नाम है बेंजाइन, और ये रिएक्शन वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट होती है। हालांकि मैंने अपने काफ़ी पहले जो एराइल हैलाइड वाले वीडियोस हैं वहाँ कहीं पर इन दोनों मैकेनिज्म्स का डिस्कशन किया हुआ है। एक वीडियो में इसके मैकेनिज्म का ARSN2 का
एराइल हैलाइड वाली सीरीज में, और एक में बेंजाइन मैकेनिज्म का। दोनों ही आसपास आपको मिल जाएंगे, तो इसकी डिटेल्स देखने के लिए आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं दोबारा भी इसकी वीडियो बना सकती हूँ। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है ARSN1। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ये बहुत ही रेयर मैकेनिज्म है। रेयर इन द सेंस कि बहुत कम एरोमेटिक कंपाउंड्स, या स्पेसिफिकली कहें तो केवल एरोमेटिक डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स के अंदर ही ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। तो जब एरोमेटिक डाइएज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप न्यूक्लियोफाइल से करवाएंगे तो ये पूरा पुराना न्यूक्लियोफाइल हट जाएगा और इसकी जगह पर नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। इस दौरान जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म फॉलो होगा। आपको याद हो तो मैंने SN1 और SN2 पर भी वीडियोस बनाए थे। तो मैंने आपको बताया था कि SN2 मैकेनिज्म, मैं एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रही हूँ। एल्काइल हैलाइड्स में भी SN2 मैकेनिज्म तब फॉलो होता है जब निकलने वाला ग्रुप जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होता है और साइज में छोटा होता है, तब SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। और यहाँ पे भी यही सही है, जैसे निकलने वाला ग्रुप साइज में छोटा है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। और यहाँ आप देखें कि निकलने वाला ग्रुप बड़ा है तो फिर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ये एरोमेटिक है, वो एलिफेटिक था, तो यहाँ क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जो है SRN1। नाउ व्हाट इज R? ये SN1 नहीं है, SRN1 है। R इज फॉर रेडिकल, यानी ये वो मैकेनिज्म है, ये बहुत ही, एक तो बहुत ही रेयर है, और दूसरा ये वो मैकेनिज्म है जिसमें बीच में कहीं ना कहीं कोई रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। तो ये कब होगा? ये बहुत ही रेयर, बहुत ही कम कंपाउंड्स के अंदर देखा गया, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर शेयर किया है। ये भी है तो एराइल हैलाइड, ये हेलोजन लगा हुआ है एरोमेटिक रिंग पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसको इससे कंपेयर करिए, ये एरोमेटिक एराइल हैलाइड है, ये भी एराइल हैलाइड है। इस पर कोई और ग्रुप्स नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। सेम रिएक्शन KNH2 और लिक्विड अमोनिया वाली जब यहाँ रिपीट करते हैं तो कायदे से यहाँ पर बन तो वही रहे हैं दो प्रोडक्ट्स। एक तो बन रहा है डायरेक्ट, यानी कि जहाँ आयोडीन थी उसी कार्बन पर NH2 लगा हुआ मिला, जैसा कि यहाँ मिला, और एक सिने सब्स्टिट्यूशन यानी आयोडीन के पास वाली पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NH2 लगा हुआ मिला। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इससे मिलते जुलते ही बने हैं, राइट। बट अंतर ये है कि यहाँ पर जो दो प्रोडक्ट्स बने हैं वो 1:1 के रेशियो में बने हैं, दोनों बराबर मात्रा में बने हैं। जबकि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो इक्वल अमाउंट में नहीं बने हैं। इनका रेशियो मैंने यहाँ लिख दिया है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो है, एक तो 0.63:1, ठीक। तो ये जो अंतर है इसका कारण जब ढूंढा गया कि ये 50-50% क्यों नहीं बने, 1:1 रेशियो में क्यों नहीं बने, तो जो कारण मिला वो ये मिला कि ये मैकेनिज्म बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि इससे कुछ अलग मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जो कि है रेडिकल मैकेनिज्म। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, और इनमें से मैंने पहले दो मैकेनिज्म ARSN2 और बेंजाइन मैकेनिज्म को अपनी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, काफ़ी पहले। आप सर्च करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो आई होप आपको चारों मैकेनिज्म का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।